हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन जीके जीएस की। इंडियन जीके जीएस में हमारा अभी ज्योग्राफी चल रहा है। तो ज्योग्राफी में हम जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सीरीज वाइज हम इसको कवर करते जा रहे हैं, जिसमें हमने 193 क्वेश्चंस कर दिए हैं। अभी इसमें 70-80 प्लस क्वेश्चंस बचे हैं। तो इसका हमारा आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो इस चौथे प्रैक्टिस सेट में हम ज्योग्राफी को कंप्लीटली पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्म सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो देखिए जो उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में हैं सोनालिका और कल्याण सोना, ये किस फसल से संबंधित होती हैं? तो ये होती हैं गेहूं से संबंधित। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? जो पूसा हाइब्रिड 4 है ये किसकी संकर प्रजाति होती है? तो ये होती है टमाटर की प्रजाति। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहां से प्राप्त होती है? तो गन्ने के मामले में जो रोपण सामग्री होती है ये कहां से प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त होती है हमें गन्ने का ऊपरी जो 1/3 भाग होता है। ठीक है, गन्ने का जो 1/3 ऊपरी वाला भाग होता है, यहां पर से हमें गन्ने के रोपण सामग्री प्राप्त होते हैं। फिर है, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो तंबाकू की जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो क्या होती है? ये होती है हमारा 3 से लेकर 5 किलोग्राम। निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। तो इनमें से एक रबी की फसल है, बाकी सारी खरीफ की फसल है। तो आप में से इसको देखिए जो गेहूं होता है, गेहूं क्या है? रबी की फसल है। बाकी मक्का, बाजरा, रागी ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं। फिर देखिए, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है डैश फसलें कहलाती है। देखिए सर्दियों के टाइम पे इनकी उगाई होती है, इनको बोया जाता है, और बसंत के टाइम पे इनकी कटाई होती है। तो इन फसलों को क्या कहा जाता है? इन फसलों को बोला जाता है रबी की फसलें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? जो खरीफ की फसलें हैं इनके लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो इनके लिए जो मौसम लगता है वो होता है गर्म और नम। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? तो जो चावल है ये इनमें से किस राज्य की क्या है? एक वाणिज्यिक फसल है। तो ये हो जाएगी पंजाब की। ठीक है, पंजाब में चावल काफी मात्रा में पैदा होती है। फिर है, भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती है? तो फसलों के हिसाब से देखें तो भारत में 3 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, यानी शीत ऋतु भी इसको बोला जाता है। फिर है, खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में कौन से स्थान, भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो खेतों से मिलने वाली जो उपज है इसके मामले में पूरी दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत में इसका स्थान है हमारा दूसरा। ठीक है, कौन सा स्थान है? दूसरा है। मे बी फर्स्ट में चाइना है, सेकंड में क्या है? भारत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम स्थान। यहां पर 40% से ज्यादा गन्ना तो यहीं पर उत्पादित होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बागान द्वारा प्राप्य पेय यानी विवरेज क्रॉप फसल निम्नलिखित में से कौन है? जो विवरेज क्रॉप है, जो फसल है, जो बागान का प्राप्य पेय होता है, ये फसल कौन सी है इनमें से? ये हो जाएगा हमारा चाय। पेय पदार्थों में क्या आता है? चाय आता है। फिर क्या होगा, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो काजू का परिचय जो कैश्यू होता है, कैश्यू का जो प्रथम परिचय था ये किन लोगों ने कराया था? तो ये कराया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, जो पोर्चुगीज थे इन्होंने प्रथम कैश्यू का क्या कराया था? यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कैश्यू का क्या है? मुख्य उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होती है? सबसे ज्यादा कैश्यू मिलती है। फिर है, वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा पोजीशन था? तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पोजीशन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? जो आम की हिमसागर किस्म है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल से।
जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ से हिमसागर किस्म की जो आम की प्रकार होती है ये इससे रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश में देखिए काफी सारे फल उत्पादित होते हैं, जैसे सेब है, आम है। तो हिमाचल प्रदेश में आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए ये फेमस है? तो ये हो जाएगा हमारा चौसा। जो चौसा आम होता है इसकी पैदावार के लिए काफी फेमस है। फिर है किस रेडियो धर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो धर्मी तत्व है जो विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा थोरियम। ठीक है, थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है। बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। जो बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र है और राजस्थान का झुंझुनू क्षेत्र है, खेतड़ी सिंगना क्षेत्र है, तो ये किसके खनन के लिए प्रसिद्ध केंद्र हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे तांबे के प्रसिद्ध खनन के मुख्य केंद्र हैं। ठीक है, खनन केंद्र। फिर है किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां की स्थापित बिजली उत्पादन की क्षमता क्या है? सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सर्वाधिक बिजली उत्पादित होती है। फिर है मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो 12.3 GW जो कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, ये मार्च 2018 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक है नवीकरणीय स्रोत? तो ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है फ्लाई ऐश क्या है? जो फ्लाई ऐश होता है ये क्या होता है? ये होता है हमारा ऐश के लघुकण। ठीक है, फिर है निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो विद्युत के उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र का है, यानी इसमें से किसका है? तो ये हो जाएगा हमारा ताप विद्युत का। ठीक है, जो टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी होती है ताप विद्युत, इसका सर्वाधिक हिस्सा है। फिर अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी है ये यूपी में कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा मथुरा में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? अब आपको पता होगा जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है ये कोयम्बटूर को बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? कानपुर को बोला जाता है। तो देखिए जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, तो क्या रीजन हो सकता है? तो ये हो सकता है हमारा इसके कपास उद्योग के कारण। ठीक है, यहाँ पर कपास उद्योग काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जा सकता है। फिर है किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है हमारा जमशेदपुर को। ठीक है, जमशेदपुर को क्या जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो ये दोनों सूचियों को हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए ताती पाका, ठीक है, जो ये यहाँ पर कुछ क्या दिए हैं? तेल शोधक कारखाने दिए हैं, उनके सामने उनके क्या दिए हैं? मतलब राज्यों के नाम दिए हैं, तो इनको हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए जो हमारा पहला है ताती पाका। ठीक है, तो ताती पाका किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश में। फिर दूसरा है कोयली, तो कोयली हो जाएगा हमारा गुजरात में। फिर नागापट्टिनम, ठीक है, तो नागापट्टिनम कहाँ हो जाएगा? हमारा तमिलनाडु में। फिर नुमालीगढ़ है, नुमालीगढ़ हो जाएगा हमारा आसाम में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सही इसका क्रम हो जाएगा, ये सुमेलित होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए भारत में डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे 17। ठीक है, 17 बड़े जो हवाई अड्डे होते हैं ये वर्तमान में भारत में है। अब देखिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 29 है। अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की पूछा है भारत में कितने हैं हवाई अड्डे? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 17, लेकिन अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है? 29 हो गई है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इन्हें भी जाने। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनको भी आप लोग यहाँ पर देखिए। देश में इस समय कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। तो अभी के टाइम पे कितने हो चुके हैं? ये जो डाटा मैंने पहले बताया जिसमें कितने थे, 17 थे। तो ये डाटा 2018 से पहले का डाटा था। अभी जो 2023 तक का जो डाटा है, 2022-23 का डाटा, इसके अनुसार अभी देश में कुल 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इसमें से सबसे अधिक 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तमिलनाडु और केरल राज्य में है। कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति मिलने के बाद यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या 3 हो गई है। उत्तर भारत के किसी राज्य में फिलहाल 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं है। तो देखिए, जितने भी उत्तर भारत के जितने भी मतलब स्टेट हैं, जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट है, वहां पर 2 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। और यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या 3 हो गई है। अब देखिए, यूपी में है सिर्फ, जो उत्तर भारत का एक प्रदेश है यूपी, इसमें सिर्फ 3 एयरपोर्ट है। बाकी जितने भी उत्तर भारत में जितने भी मतलब स्टेट हैं, वहां पर सिर्फ 2 ही हैं, उससे कम है। उत्तर भारत के किसी राज्य में फिलहाल 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं है। अयोध्या और नोएडा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसके बाद एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में सभी राज्यों से आगे निकल जाएगा। सरकार 2024 तक जेवर से भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? जो मोरमुगांव बंदरगाह है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा गोवा में। ठीक है, गोवा राज्य में स्थित है मोरमुगांव बंदरगाह। भारत में लगभग 10 प्रमुख बंदरगाह हैं। तो भारत में प्रमुख कितने बंदरगाह हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे 12 बंदरगाह। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो भारत के इसमें से नेचुरल बंदरगाह के बारे में हमें बताना है। तो देखिए, इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, चेन्नई है, कोच्चि है, तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम है। तो ये 4 क्या है? बंदरगाह हैं। लेकिन इनमें से जो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक बंदरगाह है, ये कौन कौन से होंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे कोच्चि और विशाखापट्टनम। ये दोनों क्या है? नेचुरल तरीके से बने बंदरगाह हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो 2 तथा 4 क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा हमारा जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है। ये काफी फेमस है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछा है। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा NH-44। ठीक है, NH-44 क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर है, भारत में राष्ट्रीय मार्गों को नए नंबर देने की योजना कब आरंभ की गई? तो भारत में जो राष्ट्र मार्ग हैं, इनको नए नंबर देने की योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 2010 ईस्वी में। देखिए, काफी जो राजमार्ग हैं जिनके पुराने नाम थे, इनको 2010 के बाद काफी उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में स्थित है। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। तो हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा आर्कटिक में। ठीक है, भारत का हिमाद्री स्टेशन जो है वो आर्कटिक में स्थित है। फिर है, केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान स्थित है। जो केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान है, ये कहां पर स्थित है? ये हो जाएगा हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? जो भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है, इसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था ये चीजें? तो ये की गई थी हमारा 1767, मतलब 1767 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? अब इसमें से बताना है मणिपुर में स्थित झील कौन सी हो जाएगी। तो देखिए, जो लोकटक झील है, ये कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से राइट आंसर हमें ढूंढना है। तो देखिए, इसका क्या होगा? पुलिकट झील। अब पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, ये बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है।
देखिए इसका 88 या 90% या ऐसी कुछ मतलब 80% से ज़्यादा इसका तमिलनाडु में है, बाकी 20% आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील हो गया हमारा तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में, वुलर झील कहाँ है, वुलर झील हो जाएगा हमारा कश्मीर में, सांबर झील हो जाएगा हमारा राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, कूट हो जाएगा। पुलिकट झील हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा हमारा उड़ीसा में। और उसके बाद बुलर झील है, बुलर झील कहाँ है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। फिर उसके बाद हो जाएगा सांबर झील, सांबर झील कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में स्थित हो जाएगा। तो इस तरीके से सुमेलित होगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो ऐसी कौन सी झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़े खारी पानी की झील भी यही है, तो ये हो जाएगा हमारा चिल्का झील। चिल्का झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही है, जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो जो फुलहर झील है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा हमारा यूपी में स्थित। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में जो सबसे बड़ी झील है ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बुलर झील। ठीक है, बुलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील है। और सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा चिल्का झील। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की जो क्रिया होती है, तो इसको किस शब्द के उपयोग इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हार्टिकल्चर। ठीक है, एक साइंस का क्वेश्चन भी है, साइंस में भी पूछा जाता है, तो हार्टिकल्चर कल्चर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, कभी ऐसा पूछा जाता है, यहां पर पूछा है नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो नहीं पाई जाती है हमारा मोघ जनजाति। बाकी देखिए टोडा, कोटा, कुरुम्बा ये सब नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। फिर है, निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसको एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, तो ये होती है दलहन। ठीक है, जो दलहन होती है इसको एगमार्क की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपतानी अपतानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं। जो अपतानी जनजातियां हैं ये किस राज्य की मूल निवासी जनजातियां हैं, तो ये हो जाएंगी अरुणाचल प्रदेश की मूल जनजातियां। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है। तो भारत में कौन सी ऐसी आदिवासी समुदाय है जो अधिकतर कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में जो सिरोही की अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है। जो डैश जनजाति है ये क्या है, पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। और यह कहां पर पाई जाती है, पश्चिम बंगाल के बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में ये पाई जाती है। तो ये कौन सी जनजाति हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा संथाल जनजाति। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। तो किस राज्य ने सर्वप्रथम ऐसा किया था, तो ये किया था हमारा तमिलनाडु ने। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में उत्तराखंड में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो ये किया गया था हमारा 2008 ईस्वी में। ठीक है, 4 नवंबर 2008 ईस्वी को क्या होता है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है। तो कौन सा ऐसा क्रेता है जो एकाधिकार का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हमारा चाय बोर्ड। जो चाय बोर्ड होता है वो क्या होता है, क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो नदी का जो वेग है, प्रवाह है, इसको नापने के लिए किसका प्रयोग होता है, इसमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है क्यूमेक, या कहीं पर ये इसको क्यूसेक भी बोला जाता है। ठीक है, क्यूसेक या क्यूमेक इसको बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये होता है हमारा हाइग्रोमीटर का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन साइंस में भी पूछे जाते हैं। जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उससे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला। जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था, तो ये चला था हमारा 1967 से लेकर 1990 ईस्वी में। ठीक है, 1967 से लेकर 1990 ईस्वी तक हरित क्रांति आंदोलन चला था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भूतापीय पूर्वेक्षण यानी जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो भूतापीय पूर्वेक्षण यानी जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग है, इसको हाल ही में के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है हमारा जो स्कल मर्बर साउंडिंग्स है, स्कल मर्बर साउंडिंग्स है, इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, स्कल मर्बर। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट है ये किसके बीच स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट स्थित हो जाएगा हमारा भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में स्थित है माउंट एवरेस्ट शिखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है, तो देखिए उच्च आर्द्रता से जुड़ा जो उच्च तापमान होता है, इसके कारण अक्टूबर की गर्मी का कारण होता है। फिर होता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय यानी GMT, ग्रीनविच मानक जो टाइम है इससे डैश आगे है। तो इस जो ये ग्रीनविच माध्य समय है इससे कितना समय आगे है जो भारतीय मानक समय होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे क्या है, इससे ज़्यादा आगे है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो हरित क्रांति की जो रणनीति थी इसका हिस्सा कौन सा हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये हरित क्रांति के क्या है, हिस्सा है। फिर है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा कोसी नदी को। ये मान के चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये बोला जाता है कोसी नदी को। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा कुर्ग को। ठीक है, जो कुर्ग है इसको भारत का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यों के तो पूछे नहीं जाते, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं इनके राजधानियां हमेशा पूछी जाती है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये हो जाएगी हमारी कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश क्या करता है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। तो यहां पर इंटरनेशनल क्वेश्चन पूछ दिया, तो इजराइल की राजधानी कहां है, तो इजराइल की राजधानी हो जाएगी जेरूसलम। ठीक है, यरूशलम या जेरूसलम क्या है, इजराइल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये करते हैं हमारा 5 राज्य। ठीक है, जो 5 राज्य हैं भारत के, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, इसीलिए बांग्लादेश क्या हो जाता है, भारत के साथ सबसे लंबा इंटरनेशनल वो बनाता है, लाइन। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने आज कंप्लीटली ज्योग्राफी के जितने भी 260+ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे इनको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा वो हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी देखिए एग्जाम के हमारे पास 7-8 दिन ही बचे हैं, तो इसमें हम लोग इकोनॉमी को भी क्लियर कर लेंगे। इस तरीके से हमारा हमने हिस्ट्री कर दिया, पॉलिटी कर दिया, ज्योग्राफी भी आज हमारा हो चुका है, तो एक ही हमारा बचता है इकोनॉमी। इसको भी करने के बाद हमारा पूरा जितना भी जीके जीएस वाला पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, करंट अफेयर और बाकी चीजें देखेंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी हमारी सुबह उत्तराखंड जीएस की वीडियो आती रहती है, और लास्ट टाइम पे 1-2 वीडियो में हिंदी साहित्य की भी डाल दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होप करता हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना,
और आप लोगों को लगता है कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत करी और आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।